डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे आपको डाले गए वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आज का हमारा पॉइंट रहने वाला है फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम। क्या-क्या पॉइंट क्लियर करेंगे और फैराडे के नियम में क्या-क्या सावधानियां रखेंगे। फैराडे नियम से संबंधित थ्योरेटिकल पर्सन भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, संबंध भी आपसे पूछा जा सकता है या फिर कोई न्यूमेरिकल पर्सन भी आपसे पूछा जा सकता है। जनरली ये बात समझने वाली है कि फैराडे ने जो विद्युत अपघटन के नियम दिए थे वो किस पक्ष को देखकर या किस तथ्य के आधार पर दिए गए थे। तो फैराडे के जो वैद्युत अपघटन के नियम है वो जनरली रिएक्शन के मात्रात्मक पक्ष की जानकारी देते हैं। मात्रात्मक पक्ष का सीधा सा अर्थ है कि अभिक्रिया में हम यदि कोई वैद्युत अपघटन कर रहे हैं, वैद्युत अपघटन में जो एनोड और कैथोड पर पदार्थ उत्पन्न हो रहे हैं उनकी मात्रा कितनी प्राप्त होगी, इसी बारे में इस अभिक्रिया में जो भी आपको प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की मात्रा प्राप्त होगी उसका परिकलन करने के लिए हम फैराडे का नियम लागू करते हैं। फैराडे ने वैद्युत अपघटन के दो नियम दिए थे जिनको सामान्य नाम से ही जाना जाता है। एक है फैराडे का प्रथम नियम और एक है फैराडे का द्वितीय नियम। सबसे पहले हम फैराडे का प्रथम नियम समझेंगे, इसके बाद में हम देखेंगे फैराडे का द्वितीय नियम। बोर्ड एग्जाम में यहाँ से भी थ्योरेटिकल पर्सन और न्यूमेरिकल पर्सन आने की संभावना बनी रहती है। अच्छी तरीके से समझना है आपको कि फैराडे का प्रथम नियम हमें क्या मैसेज देगा और फैराडे का द्वितीय नियम हमें क्या मैसेज देगा। बात करें फैराडे के प्रथम नियम की तो सबसे पहले आपको फैराडे के प्रथम नियम की परिभाषा सही से आनी चाहिए। और फैराडे के प्रथम नियम की यदि हम देखते हैं तो फैराडे के प्रथम नियम में ये बात बताई गई है कि आपके पास केवल ओवरऑल एक कंटेनर है, उसी कंटेनर में आपने एनोड और कैथोड लगाया है और वैद्युत अपघट्य बताया। केवल एक कंटेनर पर चर्चा हो रही है, यहाँ पर एक वैद्युत अपघटनी प्रोसेस के द्वारा हम इसको समझेंगे। जनरली यहाँ पर हम क्या बताएंगे कि फैराडे ने प्रथम नियम में यह बात बताई गई थी कि यदि हम कोई वैद्युत अपघटन कर रहे हैं तो वैद्युत अपघटन के दौरान इलेक्ट्रोडों पर जो मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा, या आप यहाँ पर लिख सकते हो निक्षेपित हुए पदार्थ की मात्रा, उस सर्किट में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। क्या परिभाषा बताओगे आप फैराडे के प्रथम नियम की कि विद्युत अपघटन के दौरान किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त या निक्षेपित हुए पदार्थ की मात्रा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। आप इसी परिभाषा को देखते हुए ये संबंध एक्सप्लेन कर सकते हो और तीनों संबंध आपको लर्न करने हैं। पहला संबंध W जस्ट इज प्रोपोर्शनल क्यू, यह परिभाषा से दिया गया है। जब आप प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो यहाँ पर एक वैद्युत रासायनिक तुल्यांक Z काम में लिया जाएगा, तो यही फॉर्मेट हमारा हो जाएगा W दिस इज इक्वल टू Z क्रॉस Q। अब क्यों के बारे में हम शुरुआती क्लासों में ही जानते आ रहे हैं, कक्षा 9-10 से पढ़ रहे हो आप कि आवेश की रिगार्डिंग की Q बराबर होता है I गुणा T। यदि इस फॉर्मेट में हम Q का मान रख देंगे तो हमारे पास समीकरण बन जाएगा W बराबर ZIT। Z क्या है यहाँ पर, Z एक वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है और आपको यदि इन प्रश्नों के न्यूमेरिकल प्रश्न हल कर रहे हो तो Z के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अब कुछ कंडीशंस बता रखी है कि Z के रिगार्डिंग क्या क्या संभावनाएं बन सकती है। यदि मान लीजिए आप इसी परिभाषा के आधार पर ये देख सकते हो कि यदि किसी सर्किट में यानी कि वैद्युत अपघटन प्रक्रिया में यदि हम धारा 1 एम्पियर और समय 1 सेकंड, 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करते हैं तो वहां पर जो उत्पन्न आवेश है वो आवेश 1 कूलाम के बराबर होगा। जब आवेश की मात्रा 1 कूलाम हो जाएगी तो उस स्थिति में हमारा जो W है वो किसके बराबर हो जाएगा, Z के बराबर। दैट मीन्स आप ये कह सकते हो कि W बराबर Z। W क्या है यहाँ पर, W है वैद्युत अपघटन प्रक्रिया में निक्षेपित हुए पदार्थ की मात्रा। Z क्या है यहाँ पर, Z वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। आपसे ये स्थिति पूछी जा सकती है कोई ऑब्जेक्टिव टाइप के पर्सन ने कि W बराबर Z के लिए क्या शर्त है, तो आपका जवाब जाएगा कि W बराबर Z के लिए शर्त है कि धारा का मान 1 एम्पियर हो, समय का मान 1 सेकंड हो, तो Q का मान 1 कूलाम हो जाएगा। इसी कंडीशन में W बराबर Z हो जाएगा। Z वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है और वैद्युत रासायनिक तुल्यांक की आपको सीधी सीधी परिभाषा भी आनी चाहिए। क्या परिभाषा बताओगे वैद्युत रासायनिक तुल्यांक की,
तो आप कहोगे कि कोई वैद्युत अपघटन प्रक्रम है और उस प्रक्रम में यदि हमने सर्किट में 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोडों पर जो मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा है, वही आपका वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है। तो वैद्युत रासायनिक तुल्यांक जो हमने पहले फॉर्मेट देखा था कि W बराबर Z क्रॉस I क्रॉस T, आप इसी से ही Z का मान निकाल सकते हो कि Z बराबर है W बटा I गुणा T। जनरली W है वो ग्राम में है, I है एम्पियर में है, T है सेकंड में है, तो Z की यूनिट हो जाएगी ग्राम एम्पियर इनवर्स सेकंड इनवर्स। आपको ये है याद रखकर जानी है। बोर्ड एग्जाम में कोई ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न पूछा जा सकता है कि वैद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होता है, तो आप वैद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक बताकर आओगे कि ग्राम एम्पियर इनवर्स सेकंड इनवर्स। यदि आपको यह टॉपिक समझ में आया है जिसमें वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम हमने पढ़ा है, इसी के हमने कुछ पीटीआर लिखे हैं कि कौन कौन से पॉइंट यहाँ पर हमारे को समझने वाले हैं। सबसे पहले तो आप ये याद रखना कि एक तो हमने ये निकाला था कि W बराबर होता है Z गुणा I गुणा T। यदि I के बराबर क्यू कर दिया जाए तो यही फॉर्मेट बन जाता है W बराबर Z, और क्यू का मान यदि 1 कूलाम कर दिया जाता है तो W बराबर Z बन जाता है। और Z का मान निकालने का फॉर्मेट होता है पदार्थ की निक्षेपित हुई मात्रा बटा आवेश। Z बराबर दूसरा आप ये फॉर्मेट भी कर सकते हो कि Z बराबर W अपॉन I गुणा एक Z आप इस फॉर्मेट से भी निकाल सकते हो। यदि आपको प्रश्न में निक्षेपित पदार्थ की मात्रा दे रखी है और प्रवाहित होने वाला आवेश दे रखा है तो आप आसानी से Z निकाल सकते हो। और यदि आपको कहीं Z की वैल्यू निकालनी है तो आप Z की वैल्यू कुछ इस फॉर्मेट से भी निकाल सकते हो कि Z बराबर क्या होगा, उस पदार्थ का जो निक्षेपित हो रहा है इलेक्ट्रोडों पर उसका अणुभार बटा NF। NF क्या है उसका, N मोलों की संख्या है, F यहाँ पर फेरड है, आवेश है। जनरली 1 फेरड में होता है 96,500 कूलम, तो M बटा N गुणा 96,500। जैसे मान लीजिए कोई अभिक्रिया दे रखी है कि NaCl है वो ब्रेक डाउन हो रहा है Na प्लस में और Cl माइनस में, और यही Na प्लस और Cl माइनस आगे चलकर Na प्लस तो सोडियम के रूप में इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित हो जाता है, क्लोरीन गैस मुक्त हो जाती है। इस प्रोसेस में यदि हम देखते हैं तो वहां पर जो निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा जेड, निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा है वो सोडियम है, और सोडियम का जो अणुभार है वो कितना है, तो आप यहाँ पर उसका अणुभार लिखोगे। एन क्या है, एन है कि जब Na प्लस आयन Na में कन्वर्ट होता है तो कितने इलेक्ट्रॉन वो काम में ले रहा है, उन इलेक्ट्रॉनों के बारे में आपको यहाँ लिखोगे, तब आपको जेड का मान प्राप्त। तो इस प्रकार आप ये 6 फॉर्मूले जो दे रखे हैं इनको आपको लर्न करना है जब भी आप फैराडे नियम को पढ़ रहे हो। फैराडे नियम का फर्स्ट लॉ यदि कहीं हल हो रहा है तो वहां पर जो न्यूमेरिकल प्रश्न को हल करने का जो पैटर्न मिलता है वो पैटर्न इन 6 फॉर्मेट से क्लियर हो जाता है। क्या रहेगा यहाँ पर इसके रिगार्डिंग जैसे समझे तो एक टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने सेट कर रखा है। टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा है कि आपके पास एक एल्यूमिनियम का आयन है जो 3 मोल इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके एल्यूमिनियम के रूप में कैथोड पर निक्षेपित हो रहा है। इस रिएक्शन में यदि हम देखते हैं तो एल्यूमिनियम 40.5 ग्राम मुक्त करने के लिए कितने कूलाम की आवश्यकता पड़ेगी। मुक्त का मतलब अवक्षेप करना है। यदि आप वैद्युत अपघटन प्रोसेस कर रहे हैं और उस वैद्युत अपघटन प्रोसेस में आपको मान लीजिए Al2, या आप इसको ये कह सकते हो कि Al2SO4 होल थ्राइस का आपने कोई वैद्युत अपघट्य लिया है, उसमें वही एनोड कैथोड लगाया, धारा दी, धारा देने पर वो ब्रेक डाउन हुआ Al2 प्लस में SO4 2 माइनस। तो इस प्रोसेस में जो कैथोड पर एल्यूमिनियम निक्षेपित हो रहा है उस निक्षेपण की मात्रा आपको बताई गई है 40.5 ग्राम। तो पर्सन ये पूछ रहा है कि यहाँ पर आपको कितने कूलाम की आवश्यकता पड़ेगी। किस पैटर्न में आप इसको हल करोगे, इसका स्टेप समझना आप। सबसे पहले तो आप रासायनिक अभिक्रिया जो बन रही है उसको लिखो। जैसे हमने लिखा एल्यूमिनियम का थर्ड आयन 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके एल्यूमिनियम के रूप में निक्षेपित हो रहा है। यहाँ पर हम इस अभिक्रिया की रस समीकरण मिट्टी लिखेंगे, और रस समीकरण मिट्टी के बारे में हमने गत वर्ष कक्षा 11 में अध्ययन किया था। एल्यूमिनियम का जो थर्ड आयन है तो आप ये कह सकते हो कि इस प्रोसेस में एल्यूमिनियम के 1 मोल मिल रहा है एल्यूमिनियम आयन का, यहाँ पर 3 मोल इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो 1 मोल एल्यूमिनियम का आयन 3 मोल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 1 मोल एल्यूमिनियम के रूप में जा रहा है।
आप इसी पर्सन को यदि और दूसरी कैटेगरी में लिखे हो तो आप ये कह सकते हो कि 1 मोल में कितना 1 मोल एल्यूमीनियम का भार कितना होता है, तो आप कहोगे 1 मोल एल्यूमीनियम का भार होता है 27 ग्राम। ऐसे 3 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो कुल आवेश है वो कितना होता है, तो इससे हमने पहले के वीडियो में देखा है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो 96,500 कूलाम होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमको 3 मोल मिल रहे हैं। 3 मोल के रिगार्डिंग हम 96,500 कूलाम को 3 से गुणा कर देंगे। 96,500 कूलाम को हम 1 फेरड भी कहते हैं। इस प्रकार से आप इसकी 2 रूप लिख सकते हो, या तो लिख दो 3 गुणा 96,500 कूलाम या फिर 3s। यदि आपको यह तथ्य लिखना आता है जो रस समीकरण मित्ति के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, यदि अभिक्रिया की आपको रस समीकरण मित्ति लिखना आती है तो आसानी से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हो। अब प्रश्न में आपको यह समझना है कि क्या डाटा दिया गया है और क्या डाटा आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न में यहाँ पर आपको एल्यूमीनियम की मात्रा दी गई है कि इतनी मात्रा हमको एल्यूमीनियम की प्राप्त हो गई, तो कूलाम की क्या आवश्यकता पड़ेगी, कितने कूलाम की आवश्यकता पड़ेगी, ये प्रश्न पूछता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जनरली 3 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल प्राप्त होता है, या फिर हम अप्लाई करेंगे कि 3 गुणा 96,500 कूलाम से 27 ग्राम प्राप्त होता है। तो देखिए हम इसके 2 मेथड अप्लाई करेंगे जो आपने इकाई गुणज विधि में या इकाई गुणज विधि के रूप में हल किए होंगे। हमारे को यहाँ पर ग्राम की मात्रा और कूलाम में संबंध दे रखा है, तो हम इन दोनों के द्वारा फॉर्मेट बनाएंगे। एक बार तो लिखेंगे कि यह मान 27 ग्राम एल्यूमिनियम बटा कूलाम, एक बार लिखेंगे हम कूलाम बटा ग्राम। अब प्रश्न में आपको जो वैल्यू पूछी जा रही है उस वैल्यू को आप अंश के फॉर्मेट में लिखोगे, यानी कि ऐसा इन दोनों फॉर्मेट में से आपको उस फॉर्मेट का चयन करना है जिस फॉर्मेट में अंश का मान कूलाम हो, क्योंकि हमको यहाँ पर कूलाम की आवश्यकता या कूलाम का मान पूछता है। तो पहले फॉर्मेट से तो ग्राम में मात्रा निकल सकती है और दूसरे फॉर्मेट से कूलाम निकल सकता है। तो हम यहाँ पर सेकंड फॉर्मेट अप्लाई लेंगे, और सेकंड फॉर्मेट अप्लाई लेकर आप इसको किस प्रकार से हल करोगे, तो जनरली हम लिखेंगे कि 27 ग्राम एल्यूमीनियम प्राप्त करने के लिए कूलाम की आवश्यकता पड़ती है 3 गुणा 96,500। 1 ग्राम प्राप्त करने के लिए यह प्राप्त होगा, और हमारे को प्रश्न में दे रखा है कि 1 ग्राम से इस प्रकार से निकाल रहे हो तो 40.5 ग्राम से कितना कूलाम आवश्यक रहेगा। तो इस फॉर्मेट में हम 40.5 ग्राम एल्यूमिनियम से गुणा कर देंगे। ग्राम एल्यूमिनियम से ग्राम एल्यूमिनियम कैंसिल आउट हो जाएगा। आप इस पूरी कैलकुलेशन को हल कीजिए। पूरी कैलकुलेशन को हल करोगे तो आपको यह आंसर मिलेगा 4.34 गुणा 10 की पावर 5 कूलाम। यदि यह प्रश्न आपके समझ में आया तो इस प्रश्न में आप इस बात के लिए श्योर हो जाइए कि यह पैटर्न कुछ भी हो सकता है। मेनली आपको यह अभिक्रिया यदि इस पैटर्न में समझ में आ गई तो आप आसानी से फॉर्मेट को हल कर सकते हो। ऐसा ही एक प्रश्न और सेट कर रखा है हमने, जो है कि हमारे पास 1 एम्पियर की विद्युत धारा 15 मिनट तक गलित NaCl विलयन में प्रवाहित की जा रही है, तो कितने ग्राम Cl2 मुक्त होगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर गलित NaCl दे रखा है। गलित NaCl किस प्रकार का प्रोडक्ट देता है हमको सबको पता है, तो हम समीकरण लिखेंगे कि 2NaCl ब्रेक डाउन होता है 2Na प्लस में और 2Cl माइनस में। अब हम यहाँ पर केवल बात कर रहा है कि विलयन में प्रवाहित करने पर कितने ग्राम Cl2 मुक्त होंगे, तो जनरली यहाँ Cl माइनस आयन ही Cl2 के रूप में मुक्त होती है, तो हम लिखेंगे कि 2Cl माइनस, दैट मीन्स ये अभिक्रिया हो गई यहाँ पर एनोड पर होने वाली अभिक्रिया। 2Cl माइनस 2 इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करके Cl2 दे रही है। अब हम इस अभिक्रिया की रस समीकरण मित्ति लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कि 2 मोल क्लोराइड के आयन है, 1 मोल Cl2 है और 2 मोल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। आप इसी को फिर सेकंड टर्म में लिखोगे तो यह संख्या 73 ग्राम के बराबर है, और 2 मोल इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो है 2 गुणा 96,500 कूलाम के बराबर।
एक इस फॉर्मेट में आपको ये गिवन डेट है कि 1 एम्पीयर की विद्युत धारा 15 मिनट तक प्रवाहित हो रही है। तो टी का मान मिनट में है तो हम सेकंड में बदलेंगे, क्यू का डाटा निकालेंगे। ये 2 स्थितियां यदि आपने कर ली तो अब आसानी से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हो। किस प्रकार से हल किया जाएगा? आपने यहाँ पर समीकरण से ये वैल्यू बना ली। इस वैल्यू में ये देखना है कि हमारे को 1 मोल Cl2 उत्पादन के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना पड़ता है और 73 ग्राम Cl2 बनाने के लिए हमारे को 2 गुणा 96,500 कूलम पृथक करने पड़ते हैं। तो हम इसी को ही कुछ लैंग्वेज केस में लिख सकते हैं कि 2 गुणा 96,500 कूलम से Cl2 बनती है कितनी? 73 ग्राम। पर्सन में हमारे को कूलम की वैल्यू पूछ रही है तो हम लिखेंगे कि 1 कूलम से प्राप्त होगा 73 ग्राम बटा 2 गुणा 96,500 कूलम। तो यहाँ पर क्यों हमारे को 900 कूलम दे रखा है, तो 900 कूलम में कितनी मात्रा बनेगी? तो हम कह देंगे 73 ग्राम बटा 2 गुणा 96,500 गुणा 900। और इस कैलकुलेशन को यदि आप हल करोगे तो आपको यह रिजल्ट मिलेगा 0.331 ग्राम Cl2 गैस। ध्यान रखना, इस प्रश्न को यदि आप इस फॉर्मेट में नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं जो इकाई मेथड के रूप में हो सकता है। इकाई मेथड के रूप में किस प्रकार से आप लिखोगे? जनरली यह वैल्यू आप इकाई मेथड के रूप में लिखिए। तो हम लिखेंगे कि 1 का जो मान है वो बराबर है, पहले ग्राम के हिसाब से लिख दो, तो 71 ग्राम बटा 2 गुणा 96,500 कूलम। एक बार आप इसको विपरीत लिख दो कि 2 गुणा 96,500 कूलम बटा 71 ग्राम। अब आप देखिए पर्सन में आपसे वैल्यू क्या पूछी जा रही है। तो हमारे से पर्सन में वैल्यू पूछी जा रही है कि कितने ग्राम Cl2 मुक्त होगी। अर्थात हमारे को यहाँ ग्राम वाला डाटा पूछ रहा है। तो इन दो फॉर्मेट में से हम उस फॉर्मेट को अप्लाई करेंगे जिस फॉर्मेट में ग्राम अंश के रूप में है। तो अंश के रूप में है हमारे पास 73 ग्राम बटा 2 गुणा 96,500। तो हम इस फॉर्मेट को यहाँ साइड में लिख लेंगे नीचे 10 कि 73 ग्राम बटा 2 गुणा 96,500 कूलम। अब आपको यहाँ पर कितना आवेश प्रवाहित कर रहे हैं वो आवेश पर्सन में दे रखा है। पर्सन में दे रखा है 900 कूलम, तो गुणा कर देंगे हम 900 कूलम से। तो आप इस कैलकुलेशन को हल करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.331 ग्राम। फैराडे के प्रथम नियम से कोई भी अभिकारक उत्पाद में जा रहा है, जैसे हमने जो ये अभिक्रिया लिखी थी CuCl2 प्लस, आगे जाकर CuCl2 है, ये Cu2 प्लस में और 2 इलेक्ट्रॉन सॉरी 2 क्लोरीन में जा रहा है। तो यहाँ पर इस फर्स्ट लॉ से ये मैसेज मिलता है कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि CuCl2 का तो एक आवश्यक घटक है अभिक्रिया के लिए, क्योंकि ये CuCl2 खत्म हो रहा है यहाँ पर और Cu बन रहा है और Cl2 बन रहा है यहाँ पर। तो बनने वाले पदार्थों की मात्रा भी आपसे पूछे तो आप ऐसे न्यूमेरिकल हल कर सकते हो। यदि आपको खत्म होने वाले पदार्थ यानी कि CuCl2 के रिगार्डिंग भी बात करें तो भी आप इन प्रश्नों को कर सकते हो। ऐसे एक और टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपके लिए अभ्यास प्रश्न है। किस प्रकार से हल करोगे? आप सबसे पहले पर्सन को समझिए, पर्सन क्या कह रहा है, क्या वैल्यू हमसे निकलवाई जा रही है। पर्सन है आपके पास CuSO4 का एक लीजन है, इसका आपने वैद्युत अपघटन किया और वैद्युत अपघटन के लिए आप यहाँ पर आवेश प्रवाहित कर रहे हो 900 कूलम। तो 900 कूलम आवेश प्रवाहित करने पर कैथोड पर निक्षेपित Cu का द्रव्यमान बताइए। कैसे हल करोगे इसको? तो हल करने से पहले आप दो कार्य करोगे। पहला, इसकी सही सही वियोजन समीकरण लिखना। जैसे CuSO4 का वैद्युत अपघटन प्रक्रम में यदि वियोजन करते हैं तो वियोजन होता है इसका Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस। अब हमारे को यहाँ पर Cu के रिगार्डिंग बात कर रहा है तो हम Cu का ही समीकरण लिखेंगे। तो ये हो जाएगा Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Cu शोधित के रूप में निक्षेपित हो जाएगा। इस अभिक्रिया में आपको आवेश और Cu के द्रव्यमान की रिगार्डिंग बात कर रही है। अर्थात हम ये कह सकते हैं
कि यहाँ पर ये 2 टर्म आप रक्त समीकरण मिट्टी में लिखोगे। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन दे रखा है तो इसको कहोगे आप कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 मोल Cu है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का है 2 गुणा 96,500 कूलम। 1 मोल कॉपर का जो द्रव्यमान होता है वो यहाँ पर लिखेंगे, जैसे होता है इसका 63 ग्राम, 63 ग्राम। वैल्यू क्या पूछी जा रही है, इस प्रश्न को हल करोगे तो हल करने के लिए आप ये देखिए कि यहाँ पर आवेश और द्रव्यमान के अकॉर्डिंग तो आपको ये पूछा गया है कि कितना कूलम आवेश के द्वारा Cu का द्रव्यमान पूछा जा रहा है कि 900 कूलम यदि आप आवेश दे रहे हो तो Cu कितना मिलेगा। तो जनरली आप जानते हो कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन या 2 गुणा 96,500 कूलम प्रवाहित करने पर 63 ग्राम प्राप्त होता है। तो आप यहाँ पर इकाई मेथड के द्वारा लिख दो या फिर लिख दो कि 2 गुणा 96,500 कूलम से मिला 63 ग्राम, तो 1 कूलम से मिलेगा ये 63 बटा 2 गुणा 96,500 कूलम। तो यहाँ पर आप 900 कूलम यदि आवेश दे रहे हो, इसी पद को आप 900 से गुणा कर देना और अपना आंसर जो भी कैंसिल आउट करके वैल्यू। अब है हमारा फैराडे का द्वितीय नियम। बहुत ही अच्छा नियम, ये नियम भी आपको लर्न करना है। बोर्ड एग्जाम में इससे संबंधित भी सामान्य शब्दावलियां पूछी जा सकती है या फिर कोई न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। फैराडे के द्वितीय नियम को समझने से पहले यदि आपको फैराडे का प्रथम नियम समझ में आ गया है तो फैराडे का द्वितीय नियम बहुत ही इजी हो जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए, फैराडे का जो प्रथम नियम है वो केवल एक कंटेनर में वैद्युत अपवर्तक डालकर जो वियोजन की प्रोसेस हो रही है उसी पर लागू हो रहा है। जबकि फैराडे का जो द्वितीय नियम है इसमें आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पर हमने 2 कंटेनर रखेंगे और दोनों कंटेनर में जो वैद्युत अपवर्तक डालकर एनोड कैथोड से संयोजन करेंगे, बैटरी से जोड़ोगे, तो जो संयोजन की व्यवस्था है वो श्रेणी क्रम में होगी। श्रेणी क्रम में होने से क्या होगा कि जैसे हम वहां पर संयोजन इनका श्रेणी क्रम में करेंगे दोनों कंटेनर का, और उसमें यदि विद्युत प्रवाहित करेंगे तो कंटेनर ए में और कंटेनर बी में समान समय के लिए समान धारा प्रवाहित होगी। तो इस स्थिति में वैद्युत अपघट्य पदार्थ जो बनेंगे वो किस प्रकार से देखे जाएंगे। तो सबसे पहले तो फैराडे का जो द्वितीय नियम है उसकी डेफिनेशन आपको आना चाहिए कि फैराडे का द्वितीय नियम ये कहता है कि आपने जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ लिया है वो एक से अधिक है, यानी कि भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्य है, और भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्य में आपने 2 कंडीशन लगाई, समान विद्युत धारा समान समय के लिए प्रवाहित कर रहे हो, समान विद्युत धारा समान समय के लिए प्रवाहित कर रहे हो, तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए भिन्न भिन्न पदार्थों की जो मात्राएं है वो उनके तुल्यांकित भारों के समानुपाती होता है। इसे ही फैराडे का द्वितीय नियम कहते हैं। फिर से समझना, आप 2 कंटेनर लोगे, दोनों कंटेनर में अलग अलग वैद्युत अपघट्य लगाओगे, दोनों कंटेनर को बैटरी से संयोजन करोगे, संयोजन व्यवस्था रहेगी आपकी श्रेणी क्रम व्यवस्था। श्रेणी क्रम व्यवस्था इसलिए क्योंकि श्रेणी क्रम व्यवस्था में हम समान समय तक समान विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। तो आप समान विद्युत धारा को समान समय के लिए प्रवाहित कर रहे हो, तो इलेक्ट्रोडों पर जो मुक्त हुए या निक्षेपित हुए पदार्थों की जो मात्राएं है वो उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती रहता है। इसका आप जो व्यंजक है वो कुछ इस प्रकार से तय कर सकते हो कि W जस्ट इज प्रोपोर्शनल टू जेड। जेड क्या है यहाँ पर, इसका रासायनिक तुल्यांक है। तो W निक्षेपित होने वाले पदार्थों की मात्रा है। एक पहले सॉल्यूशन की रिगार्डिंग लिख दो, पहले वैद्युत अपघट्य की रिगार्डिंग, और दूसरा है दूसरे वैद्युत अपघट्य की रिगार्डिंग। तो आप यहाँ पर ये व्यवस्था कर सकते हो और इस व्यवस्था से हमारे को लास्ट रिजल्ट ये मिलता है कि W1 बटा W2 बराबर Z1 बराबर Z2 बराबर E1 बटा E2। यदि इस प्रश्न को आप हल कर रहे हो तो आप जनरली इस संबंध के द्वारा सभी प्रश्न न्यूमेरिकल प्रश्न हल कर सकते हो कि W1 बटा W2 बराबर E1 बटा E2। ये फॉर्मेट अप्लाई करना सारे न्यूमेरिकल प्रश्न आप आसानी से कर सकते हो। E1 और E2 कैसे निकाला जाता है ये आपको पता होना चाहिए। देखते हैं, एक अप्लाई करते हैं प्रयोग पर। ये एक प्रायोगिक व्यवस्था है। इस प्रायोगिक व्यवस्था में देखें तो हमने 2 कंटेनर लिए हैं, एक कंटेनर में KCl डाल दिया, एक कंटेनर में NaCl डाल दिया। एक एनोड हुआ, कैथोड हुआ, एनोड हुआ, कैथोड हुआ, एनोड और कैथोड का संयोजन कर दिया। दैट मीन्स श्रेणी क्रम व्यवस्था हो गई। श्रेणी क्रम व्यवस्था इसलिए हो गई या इसलिए की गई है कि दोनों कंटेनर में समान समय के लिए समान विद्युत धारा प्रवाहित है। कंटेनर ए में जितना आवेश जाएगा कंटेनर बी में भी उतना ही आवेश जाएगा, और जैसे यहाँ पर वियोजन की घटना होगी तो वियोजन की घटना को आप कुछ इस प्रकार से जानते हो, दोनों में अभिक्रिया होगी। अब यहाँ पर न्यूमेरिकल प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि आपको
जो NaCl और KCl है इसमें कोई धारा की वैल्यू मेंशन करेगा नहीं, वो कितना एम्पियर की धारा प्रोवाइड कर रहे हैं कितने समय के लिए, क्योंकि यहाँ पर तो धारा का मान समान समय के लिए प्रोवाइड किया जाता है, तो जनरली इतना ही कहा जाएगा कि एक ऐसी हमारी व्यवस्था है और इस व्यवस्था में पोटेशियम तो हमको 20 ग्राम मिल गया, तो बताइए सोडियम कितना मिलेगा। इस प्रश्न को यदि आप हल कर रहे हो तो आपको केवल इतना ही पता होना चाहिए कि यदि 2 कंटेनर की व्यवस्था है तो सेकंड लॉ लागू कर दो, और सेकंड लॉ लागू करते समय आप यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आप इसको हल करोगे कि W के समानुपात WNA बराबर है इक्विवेलेंट के और इक्विवेलेंट सोडियम, दोनों के यहाँ पर आयंस के रिगार्डिंग है, तो आप लिखोगे WK बटा WNA बराबर EK बटा ENA, यानी कि वही फॉर्मेट हो गया आपका W1 बटा W2 और E1 बटा E2। आप E1 और E2 का मान निकालना आपको आना चाहिए। E का मान निकालने का फॉर्मेट होता है कि अणुभार उसका जिस घटक का आप E निकाल रहे हो, तो उस आयन का या उस परमाणु का अणुभार और उस आयन का आवेश कितना है। जैसे यहाँ पर पोटेशियम का 1 प्लस है तो इसका द्रव्यमान 39 है, तो हम लिखेंगे 39 बटा 2। सोडियम का आवेश गलत हो गया यहाँ पर, सोडियम का आवेश है प्लस का 1 और सोडियम का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 23 ग्राम। 23 ग्राम बटा आवेश 1 है, आप इस वैल्यू को लिखोगे तो यह वैल्यू हो जाएगी 23 बटा 1, और पूरे फॉर्मेट में ये वैल्यू रखकर आप हल करना किस प्रकार से हल करोगे और क्या वैल्यू आपको मिलेगी। आप जनरली इसको हल करोगे तो यहाँ पर लिख सकते हो कि आपको WNA का डाटा निकालना है, तो WNA बराबर हो जाएगा आपका WNA बराबर 20 ग्राम इंटू 23 बटा 39। अब आप इस समीकरण को हल कर लेना, आपका आंसर